हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आप सब लोगों का मैं कृष्णा कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप बेटा सभी लोग? आज बेटा हम हमारी जो वीडियो श्रृंखला चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और ये देख जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एमपी सेट एग्जाम में यूनिट वाइज किस किस के संबंध में जो टॉपिक हैं वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं और उन टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो हमारा ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम जानेंगे यूनिट नंबर 3 यानी ओशिनोग्राफी के बारे में। ओशिनोग्राफी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि ओशिनोग्राफी से संबंधित प्रीवियस ईयर में किस तरीके के प्रश्न आए हैं। तो आइए जान लेते हैं ओशिनोग्राफी यूनिट नंबर 3 हमारे एमपी सेट एग्जाम में किस तरीके से महत्वपूर्ण है, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए बेटा, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि इस तरीके से अगर एमपी सेट का एग्जाम आपको 11 तारीख का क्रैक करना है तो आपको हमारे द्वारा ऑल एग्जाम प्लेस के द्वारा एक बैच चलाया जा रहा है। ये डेडिकेटेड ज्योग्राफी के लिए बैच है, मात्र 2,999 रुपए में है। आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। आपकी तैयारी को अच्छा करना है और आपको अगर सेट एग्जाम क्रैक करना है तो संपूर्ण ज्योग्राफी के बारे में मैं खुद आपको इस पूरे 10 की 10 यूनिट पढ़ा रहा हूं और बहुत अच्छे से नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूं। तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं जाएगी। आपका सेट एग्जाम हम निकलवा के ही मानेंगे। ठीक है बेटा, तो ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, यूनिट नंबर जो 3 है हमारी ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी की यूनिट जो है बहुत छोटी सी यूनिट है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है। ज्यादातर इसमें से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जामों में, इसीलिए इसमें से ज्यादा छोड़ने वाला सिस्टम है नहीं, क्योंकि बहुत छोटी सी यूनिट है। अगर इसमें देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती। सबसे पहले अगर देखेंगे महत्वपूर्ण क्या है तो महासागरीय, अगर देखेंगे बेटा तो महासागरीय उच्चावाची यानी हमारे जो ओशन के जो रिलीफ्स हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। महासागरीय उच्चावचों के बारे में पूछा जा रहा है। अंग्रेजी में भी कहें तो रिलीफ ऑफ ओशन, रिलीफ ऑफ ओशन यानी महासागर के उच्चावच कौन से होते हैं इनके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो महासागर के उच्चावचों से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर बात करें हम तो हमारा महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, फिर मैदान, महासागरीय मैदान और गर्त एवं खाइयां, यानी 4 भाग होते हैं उच्चावचों के। और इसके अलावा महासागर के नितल में बहुत सारे हमें रिलीफ्स देखने को मिलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी ये वाला जो टॉपिक है वेरी वेरी आईएमपी में कह दूं, क्योंकि इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें से किस तरीके के प्रश्न आते हैं पूछे, कॉन्टिनेंट शेल्फ कितने परसेंट फैला हुआ है, कॉन्टिनेंट स्लोप कितने परसेंट है, स्लोप में किस प्रकार के सेडिमेंट देखने को मिलते या नहीं मिलते, यानी हमारा जो नितल मैदान है जिसको एबिशियल प्लेन कहते हैं, इसमें किस प्रकार की भू आकृतियां मतलब ओशन की रिलीफ्स पाए जाते हैं वो देखने को मिलते हैं, लैंडस्फॉर्म देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके की चीजें हमसे पूछी जाती हैं। ओशन की गर्तों के बारे में पूछ लिया जाता है, सबसे गहरी गर्त कहाँ पर, कौन सी गर्त है। तो इनसे संबंधित लगातार प्रश्न पूछे गए हमारे एग्जाम में, इसलिए ये वाला टॉपिक जो है बेटा हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस टॉपिक को तो अच्छे से ही पढ़ लेना है। ठीक है, दूसरा कंपोजिशन, टेम्परेचर, टेम्परेचर का कंपोजिशन यानी तापीय संयोजन, तापीय संयोजन टेम्परेचर से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं। यानी ये टॉपिक तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, आईएमपी है, बहुत ज्यादा मस्ट पढ़ना ही है आपको। टेम्परेचर से, लवणता से, घनत्व से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेता है कि भैया इस फलाने फलाने जो ओशियन है हमारे, अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पर जितने भी ओशियन है उनका तापमान कितना, पैसिफिक ओशन का तापमान कितना है, हिंद महासागर का तापमान कितना है, इसकी लवणता कितनी है, लवणता और तापमान में परिवर्तन होता है तो किस तरीके होता है, कौन कौन से सैलिनिटी के लेवल, अगर बात करें इसमें लवणता के कारक है, लवणता के कारक, तापमान के कारक, तापमान का ऊर्ध्वाधर क्षैतिज वितरण पूछ लेते हैं, उच्चतामितीय वक्र पूछ लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हेलोक्लाइन परत पूछ लेते हैं हमसे। तो इस तरीके से अगर बात करें हम टेम्परेचर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारे प्रश्नों के बारे में मैंने अपनी, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं आपको, ओशनोग्राफी पढ़ा रहा हूं, उसमें सारी की सारे जो टॉपिक हैं हम उसमें कवर करने वाले हैं। तो हमारी यूनिट नंबर 2 खत्म हो गई, यूनिट नंबर 3 ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें ये सारी चीजों के बारे में पढ़ाएंगे, तो आप बिल्कुल भी बैच से जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, फिर डेंसिटी और सैलिनिटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी नहीं छोड़ना है। मैं कह रहा हूं भैया डेंसिटी, सैलिनिटी और टेम्परेचर सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा सागर कितनी लवणता वाला है, कौन से सागर में लवणता अधिक, कौन से सागर में सबसे कम पाई जाती है, सबसे ज्यादा लवणता वाला सागर कहाँ कौन सा है, लवणता का लेवल कितना है, लवणता का अगर बात करें प्रतिशत कितना है, ये सब की चीजें पूछी जाती है हमसे। तो कुल मिलाकर चाहे सैलिनिटी हो, चाहे डेंसिटी हो, चाहे टेम्परेचर हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम देख लेते हैं बेटा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यानी हमें यहाँ पर
अगर बात करें सर्कुलेशन यानी डेंसिटी, अब इसमें सर्कुलेशन पूछा जा रहा है। सर्कुलेशन किसका बेटा? वार्म एंड कोल्ड करंट। तो वार्म एंड कोल्ड करंट हमसे पूछा जाता है, यानी इस प्रकार से अगर देखें हम तो हमारे महासागर में जो है वार्म करंट और कोल्ड करंट का सर्कुलेशन होता है, ये चलती हैं। तो वार्म करंट कोल्ड करंट से भी लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी इसको भी मैं ये नहीं कहूंगा कि छोड़ देना भैया, आईएमपी है, एक न एक करंट से प्रश्न आते हैं, इसलिए ये टॉपिक भी आप छोड़ नहीं सकते। वैसे आप कहोगे सर छोड़ना क्या है, आप सब कुछ तो बता रहे हैं, तो मैं क्या करूं, इसमें से हर एक टॉपिक को कवर किया गया, बहुत छोटी सी यूनिट है, इसलिए छोड़ने वाला ज्यादा सिस्टम है नहीं, आपको इसमें एडॉप्ट ही ज्यादा करना पड़ेगा, आपको इसमें सब टॉपिक ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट पढ़ लेना। सबसे ज्यादा वार्म और कोल्ड करंट जो है इंडियन ओशन से पूछी जाती हैं और पैसिफिक ओशन की करंट भी पूछी जाती हैं। अटलांटिक ओशन की करंट बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन कुछ को करंट इसमें नॉर्थ अटलांटिक ओशन की पूछी जाती है। तो लेकिन मैं कहूंगा कि भाई सब पढ़ लो, पता नहीं क्या आने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें वेव्स भी, तरंगों के बारे में, तो तरंगों के बारे में आप छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ देना। ठीक है, छोड़ना, इसको कर देना। ठीक है, कोई सकते छोड़ सकते हैं। टाइड्स, ज्वार भाटे, छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ लेना, एक आध क्वेश्चन आ जाता है। ज्वार भाटे संबंधित सिद्धांतों से प्रश्न पूछ लेते हैं, तो ये पढ़ लेना। सिद्धांतों का प्रश्न आ सकता है, या फिर टाइड्स के बारे में आ सकता है, हाई टाइड लो टाइड के बारे में आ सकता है ना, ये बारे में पूछ लिया जाता है। हाई टाइड लो टाइड कब आते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सिद्धांत और हाई टाइड लो टाइड। फिर सी लेवल चेंजेस, है ना, सी लेवल चेंज यानी सी का लेवल किस तरीके से चेंज होता है, इसमें कभी कभार एक आध प्रश्न आता है, तो लगे तो छोड़ सकते हैं, अपन छोड़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे एक आध प्रश्न आता है तो इसको छोड़ सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर बात करें हैजार्ड, सुनामी, ठीक है, हैजार्ड, सुनामी और साइक्लोन्स। ठीक है, तो ये आपको अगर बात करें सी से रिलेटेड क्या है बेटा, हैजार्ड्स हैं, जिनमें सुनामी है, साइक्लोन्स हैं। ठीक है, इनके बारे में भी अगर बात करें पूछा जाता है, कभी कभार इनके संबंध घटनाएं आ जाए। तो साइक्लोन्स तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, सुनामी भी पढ़ा चुका हूं, डिजास्टर्स में पढ़ा चुका हूं। तो ये सब डिजास्टर हैं जो आपकी सेकेंड यूनिट से भी संबंधित है और थर्ड यूनिट से भी संबंधित हैं, है ना। तो आपको अर्थक्वेक, सुनामी और ये साइक्लोन्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, अगर आप पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अपने हिसाब से पढ़ लें भाई, ठीक है, क्योंकि ये हैजार्ड से या कह सकते हैं डिजास्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप बात करें तो हिंदी वाले भी देख लो, तो यहाँ पर तापमान से प्रश्न पूछे जाएंगे, घनत्व से, लवणता से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके अलावा गर्म और ठंडी जलधाराओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, लहरों को छोड़ देना। ज्वार भाटे से प्रश्न आते हैं बेटा बहुत ज्यादा, ज्वार भाटे के साथ साथ इसमें प्रवाल भित्तियां, कौन सी बेटा, प्रवाल भित्तियों से प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्तियों से प्रश्न आते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें महासागरीय निक्षेप, महासागरीय निक्षेपों से प्रश्न पूछे जाते हैं। भले ही यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। दो टॉपिक अगर बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इन टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रवाल भित्तियों का सिद्धांत, वेवेल का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत, अगर बात करें इस तरीके से सिद्धांत पूछे जाते हैं। महासागरीय निक्षेप में स्थलीय और भूमिज निक्षेप, है ना, पैलेजिक, नेरेटिक, इस तरीके से निक्षेपों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो समुद्री स्तर परिवर्तन, समुद्र का स्तर में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी जो हमारे जलवायु परिवर्तन से भी संबंधित है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि सेकंड यूनिट में आपने पढ़ लिया है। और फिर सुनामी और चक्रवात, ठीक है, तो इनसे संबंधित करंट का प्रश्न पूछा जाता है, करंट का प्रश्न पूछा जाता है, तो थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ना है। हालांकि सेकंड यूनिट में दोनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपको बाकी के जो टॉपिक मैंने बताए हैं वो अच्छे से पढ़ लेना है और इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड यूनिट से कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज महत्वपूर्ण नहीं है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब हम जान लेते हैं कि इस पूरी यूनिट से हमारे 18, 22 और 24 की पीएससी में सेट एग्जाम में किस तरीके के PYQ आए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए उन प्रश्नों की भी अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर जाने पहला प्रश्न क्या बोलता है बेटा, पहला प्रश्न बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्टेड द ओशियन सरफेस टेम्परेचर, यानी महासागरीय जल के तापमान पर निम्न में से किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताइए कौन सा फैक्टर प्रभावित नहीं करता है। तो जब आप पढ़ोगे तो अक्षांश बिल्कुल करते हैं प्रभावित, प्रिवेलिंग विंड्स जो हैं बिल्कुल करती हैं, समुद्री धाराएं भी प्रभावित करती हैं। ओशियन टेंचस ये नहीं करती, ये कोई कारक नहीं है, ये तो बेटा लैंडफॉर्म है, ये तो रिलीफ है, ठीक है, तो ये नहीं करता, मानी तीनों कारक करते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा गया है।
तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस सागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है, यानी जो लीस्ट सैलिनिटी है वो कौन से सागर में पाई जाती है, सबसे कम लवणता। देखो मैंने कहा था ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, सबसे कम लवणता कहाँ पाई जाती है, भूमध्य सागर में होती है, ठीक है, लाल सागर में, ठीक है, तो यहाँ पर कम लवणता पूछ रहे हैं, बाल्टिक सी में सबसे कम लवणता इसी सागर में होती है, बाल्टिक सी में, भूमध्य सागर में ठीक ठाक है, रेड सी में ठीक ठाक है और ब्लैक सी में ठीक ठाक है। बाल्टिक सागर में सबसे कम लवणता है, 7 से 8 mg के आसपास इसमें लवणता पाई जाती है। तो देखिएगा 7 से 8 जो है के आसपास की लवणता इसमें पाई जाती है, तो ये सबसे सही आंसर हो जाता है इसमें। चलो अब इसके बाद है महासागरीय जल का तीव्रतम बहाव किस रूप में देखने को मिलता है, यानी इसमें पूछा है हाई स्पीड मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इज सीन इज द फॉर्म ऑफ, मतलब महासागरीय जल का हमें तीव्रतम बहाव देखना है तो कौन से किसके कारण देखने को मिलता है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट थोड़ा सा स्लो चलती है, करंट धारा उससे थोड़ी सी फास्ट चलती है, स्ट्रीम सबसे फास्ट चलती है, सबसे फास्ट कौन चलती है, स्ट्रीम, कोल्ड करंट तो स्लो ही चलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, स्टीम इज अ वेरी फास्ट ओशियन करंट। अगर देखें हम तो यही सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाली, सबसे ज्यादा फास्ट चलती है स्ट्रीम, ठीक है, जैसे कि अगर बात करें हम गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। इसके बाद अगर देखें चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि समस्त महासागरीय नितल का कितना भाग महासागरीय मग्न तट में गिरा हुआ। देखो मैंने कहा था ना ये कॉन्टिनेंट शेल्फ से क्वेश्चन आ गया, यानी उच्चावचों से प्रश्न आ जाता है। कितने प्रतिशत भाग है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, हमारा मार्ट 8.6% है, कितना बेटा 8.6% है। ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं जाती है। चलिए निम्न में से कौन सा कारक समुद्री लवणता को प्रभावित करता है, सैलिनिटी को प्रभावित करने वाला कारक आ गया। मैंने कहा था सैलिनिटी से इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो भूमि बिल्कुल यहाँ पर कारक प्रभावित करता है, तो भूमि नहीं करती है क्योंकि भूमि का पानी से यानी जल से कोई संबंध नहीं है। हवा बिल्कुल नहीं करती है। नदी का पानी जाता है सागर में और नदी के पानी में सैलिनिटी कम होती है, तो ये तटीय भागों की सैलिनिटी को घटा देती है, यानी यही सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी इसका सही आंसर क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर। वल्कनिक राख बिल्कुल नहीं होगी, तो सही आंसर क्या है, रिवर तटीय भागों की सैलिनिटी को प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व का सबसे अधिक खारा लवणीय सागर कौन सा है, मैक्सिमम सैलिन जो है ओशियन मतलब सागर कौन सा है, सी कौन सा है, ब्लैक सी है क्या, डेड सी है क्या, कैस्पियन सी है क्या, या कैरिबियन सी है। तो आप सब लोगों को पता है कि मृत सागर की लवणता सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर बात करें तुर्की की वॉन झील के बाद मृत सागर ही विश्व का सबसे बड़ा, अगर बात करें सबसे ज्यादा खारे जल वाला सागर है। इसकी लवणता अगर आप देखोगे तो लगभग 220 के आसपास की इसकी लवणता पाई जाती है। चलिए तो ये लगभग लवणता इसकी सबसे ज्यादा जो है हमें देखने को मिलती है। चलिए इसके बाद अगर देखें तो डार्विन का धसाव सिद्धांत किससे संबंधित है, डार्विन का जो अगर बात है सबसिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन किससे रिलेटेड है, किससे, प्रबाल वित्तियों से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। डार्विन ने प्रबाल वित्तियों के संबंध में सिद्धांत दिया है, आपका अवतलन सिद्धांत दिया है, तो डार्विन का अवतलन सिद्धांत इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोरल रीफ जो है थ्योरी दी है इन्होंने। अल नीनो नामक उपसतही गर्म जलधारा किस तट के किनारे चलती है। अब मैंने अल नीनो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और अल नीनो का संबंध किससे बेटा, हमारे पूर्वी प्रशांत महासागर पेरू के तट से संबंधित है। तो कहाँ लिखा है पेरू तट, ब्राजील नहीं है, पेरू तट से, यानी सी इज द राइट आंसर। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये आंसर पता होंगे, या नहीं पता है तो आंसर पता करिए। आपको अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी करना है तो बिल्कुल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा बैच चल रहा है, लाइव है। आप लोग इस बैच का जो ज्वाइन करके अपनी सेट एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सारी चीजों की डिस्कशन हमने करी है बेटा। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, बताइए हाईएस्ट सैलिनिटी, एमपी सेट 2018 का क्वेश्चन है, हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ पाई जाती है, क्या कैरिबियन सागर में पाई जाती है, क्या कैलिफोर्निया की खाड़ी में, क्या लाल सागर में, क्या चीन सागर में। तो इसका आंसर आएगा रेड सी। रेड सी की सैलिनिटी सबसे ज्यादा कैरिबियन सागर में है, थोड़ी बहुत कैलिफोर्निया की खाड़ी में थोड़ी कम होती है, चाइना सी में भी कम है, ठीक है, इन दोनों में ठीक है, लेकिन रेड सी में सबसे ज्यादा होगी, यानी सही आंसर आएगा रेड सी। रेड सी की सैलिनिटी 40 से 41% के आस, प्रतिशत नहीं बोलेंगे अगर बात करें ग्राम के आसपास होती है, ठीक है। इसके बाद प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगामी तरंग सिद्धांत। हु प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ प्रोपोगेशन, अगर बात करें प्रोग्रेसिव वेव्स यानी प्रगामी तरंग के संबंध में सिद्धांत किसने दिया है, तो ये वेवेल का सिद्धांत है, बताया हुआ है। ये सिद्धांत आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से, वेवेल की थ्योरी है,
ये सिद्धांत हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो वेबल का सिद्धांत ही है जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूमिज भूमिज निक्षेप है ना। टेरेनियस निक्षेप या भूमिज निक्षेप क्या कहलाते हैं? दो प्रकार के निक्षेप है, स्थल निक्षेप और भूमि निक्षेप। स्थल मतलब स्थल वाले निक्षेप यानी भूमि के अंतर्गत पाए जाने वाले निक्षेप, और उसके बाद दूसरे होते हैं सागर के अंदर नितल के निक्षेप पाए जाते हैं। तो स्थल या भूमि के निक्षेप, और उसके अलावा अगर बात करें ज्वालामुखी के निक्षेप, और फिर हमारे सागर के यानी जो पैलेजिक निक्षेप और नेरेटिक निक्षेप होते हैं जिनको जैविक निक्षेप कहते हैं, ये पाए जाते हैं। इनका सही आंसर क्या आएगा? भूमि के स्थल के निक्षेप कौन से होते हैं? बजरी बिल्कुल होती है, रेत होती है और मृतिका, ये सब तीनों के तीनों स्थल के निक्षेप हैं। लेकिन हमसे नहीं पूछा जा रहा है, यानी सही आंसर कौन सा आएगा? नेरेटिक, ये जैविक निक्षेप हैं और इस सागर के नितल के यानी एबिशियल प्लेन के निक्षेप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है, गहन महासागरीय परतों से ठंडे जल का ऊपर गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन कहलाता है। यानी ठंडे जल का ऊपर उठकर गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन कर देना क्या कहलाता है? यानी गर्म सतही जल ऊपर उठेगा और यह ठंडा जल, मतलब एक प्रकार से आप ऐसा देखोगे कि ठंडा जल ऊपर आ रहा है और गर्म सतही जल का क्या कर रहा है? ये इसको दूर कर देता है, हटा देता है। इसको कहते हैं अपवेलिंग ऑफ करंट, या कह सकते हैं ठंडे पानी की ऊपर की ओर आना। ठीक है, तो ये अपवेलिंग कहलाता है, ऊपर की ओर आना, ऊर्ध्वगमन कहलाता है, अपवेलिंग कहलाता है। तो ठंडा जल ऊपर उठेगा और गर्म जल को, सतही जल को प्रतिस्थापित कर देगा। इसको अपवेलिंग ऑफ क्या कहते हैं बेटा? करंट कहते हैं, अपवेलिंग ऑफ वाटर कह देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? सी आंसर सही होगा। अगर आप लालीना जलधारा या जो हमारी हम्बोल्ट की जलधारा इसके बारे में देखेंगे तो ये अपवेलिंग होती है, वो पेरू के तट पर टेम्परेचर कैसा हो जाता है बेटा? हाई हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो सारे के सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के थे, अलग अलग सेट एग्जाम में आए हुए हैं, PYQs हैं। आप लोगों को इस यूनिट में अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोगों के लिए मैं फिर से दोबारा बता देता हूं कि हमारा बैच मात्र 2999 में है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो फिर हम यूनिट नंबर 4 की चर्चा करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आए हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच बेटा। जय हिंद, नमस्कार।